हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। आज हम इकोनॉमिक्स के 10 मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज देखने वाले हैं। इससे पहले कि हम अपनी एमसीक्यूज शुरू करें, एक बार देख लेते हैं कि सिविल स्टेप हिमाचल पर कौन से आपको बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव्स मिल रहे हैं और जो डेली आपके पास आते हैं। डेली 10 एमसीक्यू रिवीजन सीरीज आपके पास आती है सुबह 10:15 बजे। मेंस करंट अफेयर्स सेशन होता है दोपहर को 2:15 बजे। डेली करंट अफेयर्स योगेश सर लेते हैं और ये आपके पास आता है शाम को 6:15 बजे। और जेओए ITSI एग्जाम से रिलेटेड जो हमारा सेशंस होते हैं वो होते हैं रात को 8 बजे। अगर आपको कोई डाउट है तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारी जो वेबसाइट है civilstephimachal.com आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं एमसीक्यूज की। आज जो एमसीक्यूज हम ले रहे हैं दे आर रिलेटेड टू बजट। तो पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर प्रेजेंटेड एज पार्ट ऑफ द बजट प्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। क्या स्टेटमेंट्स है? बजटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, बजटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, रिवाइज रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, फोर्थ एक्चुअल रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ऑप्शंस देखते हैं अब एक बार। A 1 only, B 1 and 2 only, C 1, 2 and 3 only, या D all of the above। जब पार्लियामेंट में बजट पेश होता है, मान लीजिए कि बजट 2022-23 प्रेजेंट हुआ, तो 22-23 का मतलब क्या है? फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। तो जब हम बात करेंगे कि बजट 2022-23, तो मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात चल रही है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ। बजट कब पेश हुआ था? 1 फरवरी 2022 को, यानी कि वो 1 फरवरी 2022 को पेश हो, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर था उससे जस्ट पहले जो है वो प्रेजेंट हुआ। तो बजटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर होते हैं फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यस, बिल्कुल। बजट 2022-23 में आपको जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 आने वाला था उस वक्त, तो उसके बजटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर थे। बजटेड रिसीट एंड एक्सपेंसेस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या हुआ? 2021-22 है ना। वो आपका बजट कब प्रेजेंट हुआ? 1 फरवरी 2022 को। तो इसकी तब कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा था? आपका तब फाइनेंशियल ईयर चल रहा था 2021-22, जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर था। ठीक है, तो उसके भी रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर की उसमें आपको फिगर्स मिलेंगी। साथ ही साथ रिवाइज रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस क्या हुए वो भी आपको मिलेगा। और जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21, इसकी भी जानकारी आपको उसमें मिलेगी कि एक्चुअल कितना एक्सपेंडिचर हुआ। तो जो बजट स्टेटमेंट पेश होता है ना, मान लीजिए बजट 2022-23 पेश हुआ है, तो उसमें जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 का, उसका बजटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर भी मिलेगा। जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है जिसमें बजट पेश हो रहा है, उसकी उसमें क्या बजटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर थे, रिवाइज एक्सपेंडिचर क्या हुआ, रिवाइज रिसीट्स क्या आई, और उससे पहले फाइनेंशियल का एक्चुअली में क्या रिसीट्स और एक्सपेंडिचर सरकार के पास आई, ये सारी जानकारियां उस बजट में होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, नॉट ट्रू पूछा है रिगार्डिंग आउटकम बजट। फर्स्ट, इट इज नॉट प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। इट मेजर्स डेवलपमेंट आउटकम्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। थर्ड, इट हेल्प्स इन बेटर सर्विस डिलीवरी। फोर्थ, इट रिड्यूसेस अननेसेसरी एक्सपेंसेस। ये 4 स्टेटमेंट्स हैं। तो आउटकम बजट का मतलब क्या है? आउटकम इज व्हाट, कि मान लीजिए सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन में 1 लाख करोड़ रुपए दिया है, तो ये तो क्या हो गया? ये सरकार का उसमें आउटले हो गया, है ना। आउटले, कितना पैसा दिया गया। उस पैसे से मान लीजिए हमने 1 करोड़ टॉयलेट बनाए, तो ये क्या हो गया? उसका आउटपुट हो गया कि 1 करोड़ टॉयलेट बन गए। आउटकम का मतलब क्या है? कि उस 1 करोड़ टॉयलेट बनने की वजह से हमारे मान लीजिए मतलब 5 लाख गांव जो है वो ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए। तो ये क्या हुआ? आउटकम हुआ कि उससे सोसाइटी को क्या बेनिफिट हुआ, जो प्रोग्राम के स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स एम्स थे क्या वो उसको अचीव कर पाए,
क्या हमें एक स्वच्छ भारत मिशन से एक बिहेवियरल चेंज देखने को मिल रहा है कि अब लोग जो है ओपन डेफिकेशन नहीं कर रहे हैं? तो दैट इज आउटकम। आउटपुट क्या था कि टॉयलेट बनना, वो टॉयलेट यूज हो रहे हैं, लोग अब ओपन डेफिकेशन नहीं कर रहे हैं, दैट इज आउटकम। तो आउटकम बजट क्या देखता है कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स प्रोग्राम्स हमने चलाई हुई हैं उससे क्या फायदा हमें मिल रहा है ना। इट मेजर्स द डेवलपमेंट आउटकम्स ऑफ द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। इट हेल्प्स इन बेटर सर्विस डिलीवरी, बिल्कुल, क्योंकि सरकार उससे देखती है कि हमारा प्रोग्राम कितने अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ पे गलतियां हो रही हैं, तो बिल्कुल बेटर सर्विस डिलीवरी में हेल्प करता है। इट रिड्यूसेस अननेसेसरी एक्सपेंसेस, यस, क्योंकि जब आप निकालते हो कि उसका आउटकम क्या हुआ तो आप देखते हो कि हमने कहाँ पे कितना पैसा खर्च किया, उससे हमें क्या फायदा मिला। अगर आपको लग रहा है कि यार पैसा तो बहुत खर्च किया हमने एडवर्टीजमेंट पर इस स्कीम के, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ, तो हमें एडवर्टीजमेंट पर पैसा कम खर्च करना चाहिए, इस पैसे को कहीं और लगाना चाहिए। तो जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके रिड्यूस होने में हेल्प होती है। इट इज नॉट प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट, नहीं, पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है आउटकम बजट। तो ये जो स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट। तो आंसर इज ऑप्शन ए। The outcome budget reflects the endeavor of the government to convert outlays into outcomes by planning expenditure, fixing appropriate targets, and quantifying deliverables of each scheme. The outcome budget is an effort of the government to be transparent and accountable to the people. जो मैंने अभी आपको समझाया। Outcome budget is presented in the parliament. Third, surplus reserves of RBI transferred to the government of India will come under which of the following? Market borrowing and other liabilities, non-tax revenue receipts, non-debt capital receipts या debt receipts। तो जो गवर्नमेंट के पास अब रिसीट्स आती हैं, है ना, जो भी पैसा इनकम आ रहा है उसको क्या कहते हैं? रिसीट्स। और रिसीट्स कैसी होती हैं? या तो आपकी टैक्स रिसीट्स हो सकती हैं या नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट्स। तो जो आरबीआई सरकार को अपना सरप्लस दे रहा है, यानी कि जो आरबीआई को जो भी फायदा हुआ है दैट इज उसका सरप्लस है ना। अब उस सरप्लस में से, अपने प्रॉफिट में से अगर वो सरकार को कुछ पैसा दे रहा है तो वो सरकार के लिए क्या है? वो सरकार के लिए एक तरह से डिविडेंड है ना, क्योंकि आरबीआई इज होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर आरबीआई कुछ भी सरप्लस, अपने प्रॉफिट में से कुछ भी जो सरप्लस है वो सरकार को देता है, तो सरकार के लिए किस तरह से काम कर रहा है? जैसे पीएसयू से सरकार को डिविडेंड मिलता है, उसी तरह से ही आरबीआई का सरप्लस जो है वो गवर्नमेंट के लिए होगा। तो डिविडेंड जो होता है पीएसयू का, वो किस में आता है? वो आता है नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट्स। तो जो आरबीआई का सरप्लस है वो भी किस में आएगा? नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट्स में ही आएगा, क्योंकि ये सरकार के लिए इट इज लाइक डिविडेंड कमिंग फ्रॉम द पीएसयूज, है ना। नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट्स यानी कि वो रिवेन्यू रिसीट्स जो कि टैक्स से नहीं आ रही हैं और सरकार के ऊपर किसी तरह की लायबिलिटी नहीं है, किसी तरह का एसेट सरकार का रिड्यूस नहीं करती हैं। तो इसका आंसर होगा बी। The grants in aid, next question है, given by the central government to the state governments and local bodies for creation of capital assets are classified in the union budget under revenue expenditure, capital expenditure, both revenue and capital expenditure, या D none of the above। अब जो भी ग्रांट्स इन एड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को, लोकल बॉडीज को देता है वो किसके अंदर आती है? देखिए उसका एंड रिजल्ट क्या है? वो कैपिटल एसेट्स में जा रही हैं, वो किसी और पर्पस के लिए जा रही हैं, इससे कोई मतलब नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी भी तरह की ग्रांट इन एड देती है तो वो उसके लिए कैसा एक्सपेंडिचर है? उसके लिए एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जिससे कुछ कैपिटल एसेट्स क्रिएट हो, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्यों नहीं इसको इंक्लूड कर रहे हैं?
क्योंकि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो ग्रांट्स इन एड दी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद जो है वो एसेट्स नहीं क्रिएट कर रही है, तो उसने खर्चा कहां पर किया है? ग्रांट इन एड देने में। और ग्रांट्स इन एड क्या है? जो कि वापस नहीं आने वाला है ना। स्टेट गवर्नमेंट, ये लोकल बॉडीज इस पैसे को वापस नहीं करेंगी सरकार को, तो इसलिए क्या है? एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो ग्रांट्स इन एड का लास्ट में क्या यूज करती हैं स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, इससे कोई मतलब नहीं, चाहे कैपिटल एसेट्स बनाए ना बनाए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्योंकि उनको ग्रांट इन एड दिया है, ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस नहीं मिलेगा। इससे डायरेक्टली वो कोई एसेट्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए किसका पार्ट होंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। तो आंसर वुड बी ए। फिफ्थ क्वेश्चन, द यूनियन बजट presented recently for the year 2022-23 has used a new term, effective capital expenditure. This is equal to center's capital expenditure plus central PSU's capital expenditure, grants given to states for creation of capital assets, finance commission transferred to states for creation of capital assets, या फोर्थ, लोन्स गिवन टू स्टेट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। इसका जो आंसर है वो है बी, ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। अब एक न्यू टर्म सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यूज करी है इस बार के बजट्स में, जिसका नाम है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफेक्टिवली देश में कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया वो तो है ही है ना, सेंट्रल का कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लस ये इसमें और क्या इंक्लूड कर रहे हैं? जो ग्रांट्स स्टेट्स को दी गई हैं फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, ये इसमें उसको भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इफेक्टिवली कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, जो उसने खुद किया, प्लस जो उसने स्टेट्स और लोकल बॉडीज को दे दिया पैसा फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, वो भी तो सेंटर की जेब से गए। तो इनका कहना है कि इसको भी आप इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करिए, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। इस तरह की टर्म्स जो है वो इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बजट में अभी अभी इंट्रोड्यूस हुई हैं, तो इसलिए जो है मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर इंक्लूड किया है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। इसी तरह ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में अभी देखा था, इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट अल्टीमेटली इट इज स्पेंट ऑन द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, सो इफेक्टिवली इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द इकोनॉमी, इसलिए इसको कैपिटल इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किया है। द सेम कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू कैलकुलेट इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इसी तरह से एक टर्म है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, वो क्या होती है? विच इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे 2012 में। उन्होंने कहा कि जब हम जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो भी सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स को ग्रांट इन एड दे रहे हैं, अगर वो कैपिटल एसेट्स के क्रिएशन में जा रहा है तो आप उसको रेवेन्यू डेफिसिट में से घटाइए, वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। तो उन्होंने रेवेन्यू डेफिसिट में से जब ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स को माइनस कर दिया, तो उससे जो निकलता है वो होता है आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो कंफ्यूज मत होइएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन टैक्स रिसीट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नॉन टैक्स रिसीट्स जो कि टैक्सेस से नहीं आ रही है, वो वाली रिसीट्स। और अगर ये नॉन टैक्स रिसीट्स हैं तो इसका मतलब क्या है कि सरकार के ऊपर किसी तरह की लाइबिलिटी नहीं है, सरकार के ऊपर किसी तरह का लोन नहीं है, ना ही सरकार के एसेट जो है इनसे कम हो रहे हैं। इश्यू ऑफ पासपोर्ट एंड वीजा, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, रॉयल्टी फ्रॉम ऑनशोर ऑयल फील्ड्स, फोर्थ रॉयल्टी फ्रॉम ऑफशोर ऑयल फील्ड्स। तो देखिए जब पासपोर्ट और वीजा जब इशू करती है सरकार तो उसके लिए कुछ फीस लगती है ना। तो फीस क्या है? एक नॉन टैक्स रिसीट है जो कि टैक्सेस से नहीं आ रही है, ना ही सरकार के ऊपर किसी तरह की लाइबिलिटी, ना ही सरकार के एसेट्स को वो कम करती है। तो पासपोर्ट और वीजा से जो फीस आती है बिल्कुल वो नॉन टैक्स रिसीट्स का पार्ट होगी।
रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन की फीस होती है, तो वो भी नॉन टैक्स रिसीट है। रॉयल्टी फ्रॉम ऑनशोर ऑयल फील्ड्स, तो जो ऑनशोर ऑयल फील्ड से रॉयल्टी आती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है, और जो ऑफशोर ऑयल फील्ड से रॉयल्टी आती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? 1 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 4 ओनली, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इसमें पूछा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिसीट्स कौन सी हैं, तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, तो जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, क्योंकि जो ऑनशोर मतलब कि जो किनारे किनारे पे होती हैं कोस्ट के, तो उनकी जो रॉयल्टी जाती है उन मिनरल्स की, ऑयल फील्ड्स की, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को जाती है। और जब समुद्र में दूर जाकर आप करते हैं तो उसकी रॉयल्टी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको कहते हैं ऑफशोर, तो ऑफशोर से अगर कोई रॉयल्टी आ रही है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। तो मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए दिया था कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग सके कि ऑफशोर और ऑनशोर ऑयल फील्ड्स की जो रॉयल्टी है वो अलग अलग गवर्नमेंट को जाती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट की लैंड के नीचे कोई भी मिनरल्स है तो उससे जो भी रॉयल्टी आएगी वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगी, और अगर थोड़ा दूर से आ रही है, किसी स्टेट का उस पर हक नहीं है, जैसे कि ऑफशोर केसेस में होता है, तो वो रॉयल्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। 7th क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ कैपिटल बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैपिटल बजट यानी कि या तो कैपिटल रिसीट का पार्ट है या कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। प्रोसीड्स रिसीव्ड इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, PSUs परचेजिंग कैपिटल इक्विपमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आंसर्स क्या क्या है? 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, या डी नन ऑफ द अबव। प्रोसीड्स रिसीव्ड इन द पब्लिक अकाउंट, तो पब्लिक अकाउंट में जो भी पैसा आ रहा है वो क्या है? सरकार के लिए एक लायबिलिटी है, और अगर किसी भी तरह की लायबिलिटी है तो वो किसका पार्ट है? इट इज पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट्स। तो बिल्कुल ये कैपिटल बजट का पार्ट होगा। PSUs परचेजिंग कैपिटल इक्विपमेंट, अब अगर PSU कैपिटल इक्विपमेंट परचेज कर रही है तो ये PSU का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ PSU एंड नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है ये PSU का अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये जो है, ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, ये नहीं आएगा कैपिटल बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अपना पैसा दे दिया, उसके बाद उससे वो एसेट्स बना रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। तो अगर PSU कोई कैपिटल इक्विपमेंट परचेज कर रही है तो इट डजंट मीन द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देयरफॉर स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को एस्टेब्लिश किया, तो ये कैसा एक्सपेंडिचर है? इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक एसेट जो है वो सरकार ने क्रिएट किया इन द फॉर्म ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो फर्स्ट और जो थर्ड है, दीज आर करेक्ट स्टेटमेंट, देयरफॉर ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। ठीक है, तो यहां पर जो ध्यान देने वाली बात थी वो यही थी कि PSUs का जो कैपिटल इक्विपमेंट परचेज करना है, इट इज नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 8th क्वेश्चन क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बजट 2022-23। द सेंट्रल गवर्नमेंट बजटेड एक्सपेंडिचर इज अराउंड 15% ऑफ GDP. Revenue expenditure and capital expenditure of central government are almost equal. Third, states have been allowed a fiscal deficit of 4% of gross state domestic product, including 0.5% tied to power sector reforms. Select the correct answer. 1 only, B 3 only, C 1 and 3 only, या D all of the above. तो जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है इट इज अराउंड 15% ऑफ GDP, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आर ऑलमोस्ट इक्वल, नहीं, जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है दे आर ऑलमोस्ट 4 times ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर।
स्टेट्स हैव बीन अलाउड अ फिस्कल डेफिसिट ऑफ 4%। बिल्कुल, ये भी सही स्टेटमेंट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन आपका बी 3 ओनली। सॉरी, इसका आंसर जो है वो यहां गलत मेंशन है, इसका आंसर होगा सी 1 and 3 ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सिर्फ स्टेटमेंट 2 जो है इसका रॉन्ग है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजटेड एक्सपेंडिचर है वो है अराउंड 40 लाख करोड़ आप मान के चलिए, और जो प्रोजेक्टेड जीडीपी है वो है 258 लाख करोड़, तो विच कम्स अराउंड 15% ऑफ जीडीपी। तो जो पहला स्टेटमेंट था वो हमारा करेक्ट था। सेकंड स्टेटमेंट क्या था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर सेम है, सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 32 लाख करोड़ का, जबकि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? सिर्फ 7.5 लाख करोड़, तो ऑलमोस्ट 4.5 टाइम्स है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। In 2022-23, in accordance with the recommendation of 15th Finance Commission, the states will be allowed a fiscal deficit of 4% of gross state domestic product, of which 0.5% will be tied to power sector reforms. तो ये हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट था वो भी करेक्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को अलाउ किया गया है कि उनका 4% ऑफ जीएसडीपी तक उनका फिस्कल डेफिसिट हो सकता है, बशर्ते ये जो 0.5% वो एक्स्ट्रा दे रहे हैं इट इज टाइड टू पावर सेक्टर में आप रिफॉर्म्स लेकर के आइए। 9th क्वेश्चन, टैक्स बायंसी इन द इकोनॉमी इज डिफाइंड एज। ये टर्म आप सुनते रहते होंगे न्यूज में या न्यूज़पेपर्स में टैक्स बायंसी के बारे में। तो टैक्स बायंसी क्या होती है? रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन टैक्स रिवेन्यू टू परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। B, ratio of change in tax revenue to change in GDP. C, percentage increase in tax revenue as measured from previous year. या D, incremental change in tax revenues required to increase the GDP by 1%. तो जो टैक्स बायंसी है इसका फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन टैक्स रिवेन्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। तो स्टेट इसकी डेफिनेशन क्या हुई? जो ऑप्शन ए में दी गई है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो मान लीजिए कि परसेंटेज चेंज टैक्स रिवेन्यू में कितना है? इट इज 15%, और परसेंटेज चेंज जीडीपी में कितना है? 12%। कि मान लीजिए जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो 12% हुई है, और जो टैक्स रिवेन्यू में चेंज आया है वो 15% का है, उसकी ग्रोथ 15% हुई है। तो टैक्स बायंसी कितनी होगी आपकी? 1.25%। तो इकोनॉमिस्ट का कहना यह है कि आपकी अगर टैक्स बायंसी इज मोर देन 1 तो इट इज गुड फॉर इकोनॉमी। अगर एक से ज्यादा है आपकी टैक्स बायंसी तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है। क्यों अच्छा होता है? इसका मतलब ये है कि जितनी तेजी से आपकी जीडीपी बढ़ रही है उससे भी ज्यादा तेजी से सरकार की जो टैक्स रिसीट्स है, टैक्स रिवेन्यू है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। तो इसलिए टैक्स बायंसी को कहते हैं कि एक से ज्यादा होनी चाहिए, तो इकोनॉमी के लिए फायदेमंद होती है। तो ये टर्म जो है आपको समझना जरूरी था। लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का हमारा? फिस्कल डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, नॉन डेट कैपिटल रिसीट, डेट एंड नॉन डेट कैपिटल रिसीट, या डी कैपिटल रिसीट्स लेस ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। फिस्कल डेफिसिट क्या सिग्निफाई करता है? इट सिग्निफाइज द बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि सरकार ने कितना बोरो करना है, कितना कर्जा लेना है। तो अगर बोरोइंग है तो बोरोइंग का मतलब क्या हुआ? जो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स है। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू द डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट है। कुछ और फ्री इनिशिएटिव्स हैं हमारे जो आपको सिविल स्टेप हिमाचल पर मिलेंगे, जैसे एचपी इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स मैगजीन, मेन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एचपी जीके एमसीक्यू रिवीजन सीरीज, एचपी जीके के बारे में बेसिक नॉलेज,
पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन। इसी के साथ हमारे कुछ पेड इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे HPAS ऑफलाइन लाइव कोर्स जो कि 13 मई से ऑलरेडी शुरू हो चुका है, इसकी फीस है सिर्फ 60,000 रुपीज़। HPAS ऑनलाइन कोर्स जो कि अभी 28 मई से ही शुरू हुआ है, इसकी फीस 25,000 है। एंटी अलाइड ऑनलाइन कोर्स, इसकी स्टार्टिंग डेट थी 16 मई, इसकी फीस है सिर्फ 12,500 रुपये। JOIT और SI फुल कोर्स आपको मिलता है सिर्फ 6,500 रुपये में। इसके अलावा टेस्ट सीरीज है HPAS, एंटी और अलाइड की। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे 10 मोस्ट प्रोबेबल MCQ ऑफ इकोनॉमी के साथ। थैंक यू।